हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। काफ़ी समय के बाद इस तरीके से इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत जिसको मैं काफ़ी समय से जानता हूँ और जिनके विचार मुझे हमेशा जो है प्रेरित करते रहे। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उनके कुछ विचारों से मैं आपको अवगत कराऊँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। और चूँकि एक चैनल है कि कहा जाए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो उसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो चलिए, समय बर्बाद न करें, समय बहुत कीमती होता है। समय बर्बाद न करते हुए मैं मिस्टर नितिन गौतम से बातचीत शुरू करता हूँ। और नितिन जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबको मेरा नमस्कार। मेरे दोस्तों में कानपुर का ही पला बड़ा हूँ। मेरी पैदाइश कानपुर में हुई है और फिर मैं हैवर्ड हाई स्कूल से पढ़ा बड़ा हूँ। तो 12th तक मैंने हैवर्ड में पढ़ाई करी है। उसके बाद मेरा IIT JEE में सिलेक्शन हो गया, तो मुझे IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिला था। तो मेरी फिर कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई होने के बाद मैं बेंगलोर चला गया और फिर बेंगलोर के बाद मैं दिल्ली में कर रहा। अच्छा नितिन जी, ये बताइए, जैसे हम लोग पत्रकार की भूमिका में हैं, लेकिन हम लोग कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप IIT के पास आउट हैं, तो जो आपके अंदर ये विनम्रता है, ये कहाँ से आई? ये आपने सीखी कि ओढ़ी कि ये कहाँ से आई? इसके प्रेरणा क्या है, मेरे दर्शकों को बताइए प्लीज़। ओके, तो मैं आपको पहले बिल्कुल सच बताता हूँ। तो मैं जब 12th में IIT पास किया मैंने JEE में, मुझे कंप्यूटर साइंस मिला, तो ईगो का जो प्रॉब्लम था मुझको दिख गया वो चीज़। मगर फिर मैंने देखा कि मुझसे भी कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड लोग हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे मनिंदर अग्रवाल का मैं नाम लूँगा, अगर आप ढूंढिए उनको, तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मैथ्स के और पूरे दुनिया में उन्होंने नाम किया है हमारे देश का। तो जब मैंने ऐसे लोग को देखा तो मेरा अंदर से वो ईगो चीज़ जो है वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा जब नौकरी लगी तो फिर मुझे 3 अप्रेजल एक साल में हुए। अगेन फिर वो अंदर से कीड़ा काटा ईगो वाला, और फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो फिर मुझे बहुत चीज़ों का एहसास हो कि बहुत कुछ मेरे हाथ में है नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ के अपने IIT कानपुर में वापस डॉक्टर प्रभाकर हैं उनके साथ काम करना शुरू किया। तो एक गीता सुपर साइट है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो गीता सुपर साइट, तो आपको IIT कानपुर का लिंक मिलेगा। 2 साल लगे मुझे वो वेबसाइट पर काम करके उसको फिर से करने में। पहले वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखती थी, अभी वो किसी भी डिवाइस पे दिख जाएगी आपको साइट। उसमें गीता के श्लोक के अलावा ढेरों फिलॉसफिकल टेक्स्ट हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों को पढ़ना भी चाहिए। और वो सब जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि हम एक हिस्सा हैं, हमारे से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हमसे कराया जा रहा है। तो जब ये चीज़ें दिमाग में आती हैं तो वो चीज़ें, ईगो और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कि कुछ भी पूरा रहता नहीं है कभी। चलिए, आपका जवाब तो कुछ जो आपने साइटें कहीं उसको देख के मैं ठीक से समझ पाऊँगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बंगलौर में शुरुआत में जॉब किया और लोग फॉरेन भी चले जाते हैं, कुछ लोग जो है कानपुर में ही रहना चाहते हैं, कुछ आमतौर पे कानपुर के बच्चे दिल्ली गुड़गांव में ज़्यादा सेटल होना पसंद करते हैं। तो होम सिक या घर के पास, इस संदर्भ में हमारे युवा दर्शकों को अगर कोई प्रेरणा दे सकें या अपने अनुभव बता सकें ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, उसमें अपने विचार प्लीज रखें। जी, मेरा कहना ये कि विदेश जाना है, पढ़ाई करना है या फिर किसी बड़े शहर में जाना है, वो सब करना है, मगर जहाँ पे आप पले बड़े हैं उसके लिए आपका कर्तव्य बनता है। आपको उसके लिए करना तो ज़रूर चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे हम लोग जब पास आउट करके निकले थे तो हमारे डायरेक्टर ने भी बोला था कि आप ये जान के चलिए कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, लोगों को नौकरी देनी है, आपको खुद से नौकरी नहीं करनी। तो हमेशा से दिमाग में रहा हमारे। तो और बड़े शहरों में जाने का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपको लाइफ के बहुत लर्निंग्स मिलते हैं, तो जाना तो ज़रूर चाहिए बड़े शहर में। कैसे आप पैसा कमाइएगा, कैसे उसको सही जगह पे लगाइएगा, कैसे आप बड़े बनिएगा, कैसे अपने आप को शरीर कीजिएगा, परिवार को शरीर कीजिएगा, वो सब सिखाता है। और वो सब सीखने के बाद जब मुझे लगा कि हम एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए हैं, तब मैंने अपने दोस्तों के साथ अपनी ही कंपनी डाली है, एंडोर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग मोबाइल के अराउंड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इमेज एडिटिंग पे। तो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई अभी, 30 लोग काम करते हैं। तो मन में सुकून है कि चलो इंडिया के 30 लोगों को जॉब मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात निकल के आई है। मैं इनको थैंक यू बोलूँगा कि जो इनको सेटिस्फेक्शन इस बात का हुआ कि 30 लोगों को जॉब दी है। मेरे मन में भी यही चीज़ होती कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपने अलावा किसी और को भी उसमें इंगेज कर सकें
तो यही चीज़ें अपनी और देश की तकदीर बदल सकती है। तो साथियों, थोड़ा सा मेरा सवालों में तारतम्य नहीं होगा, लेकिन जो सवाल मेरे मन में आएगा मैं उसको पूछने की कोशिश करूँगा। तो नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पैसा और प्यार, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे और क्या ज़रूर है किस हद तक अपने शब्दों में इनको हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। तो दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप पैसे पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो प्यार माने फैमिली से थोड़ा सा दूरी बन जाती है, कुछ करने से हो ही जाता है। मैं काम करूँगा तो फैमिली से थोड़ा दूरी और ये सब बन जाती है। मगर हमें फिर एज यही सीखना है कि हम सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर आनंद, तो ये कहते हैं कि मनी इज़ मोर प्रॉब्लम, नो मनी इज़ वेरी मच प्रॉब्लम। और ठीक ठाक होना चाहिए पैसा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। इकट्ठा करने का मतलब नहीं बनता पैसे का। आपके घर परिवार में लोगों की मदद करने लायक पैसा हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल भागना नहीं चाहिए उसके पीछे, और काम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम पैसों में भी लोगों ने नाम कमाया है, कबीर तो फकीर बन के भी नाम कमाया, तो वो भी है। और सबसे पहले फैमिली की प्रेफरेंस तो हमको देनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कभी कुछ ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएंगी, सबसे पहले जो सपोर्ट के लिए खड़ा होता है वो फैमिली खड़ी होती है। तो मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई रखनी है। उनको देखना है कि कहाँ पे उनको आपकी ज़रूरत है और देनी चाहिए आपको। अच्छा, मेरा इसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा नितिन जी कि जैसे मैंने कई लोगों को इंटरव्यू किए, पैसे को सभी लोग अहमियत देते हैं, मैं भी देता हूँ, क्योंकि पैसे को के महत्व को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पैसा पैसा पैसा, अगर पैसा हमारे पास है और उसको भोगने वाले या हमारे अपने लोग हमारे पास नहीं है या हमसे दूर हो गए हैं, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो वही मेरे गुरुजी कहते हैं कि टू मच मनी इज़ वेरी मच टेंशन। तो वो जो इकट्ठा करने का जो लग जाता है रोग ना, एक बीमारी के तरीके हो जाता है, तो फिर उससे आप निकल नहीं पाते। तो हमें एक सामंजस्य सीखना है कि कैसे बैठाएं इनमें, मैचिंग कैसे हो। पैसा भी ठीक ठाक रहना चाहिए और फैमिली का आपका वो तो रहना ही चाहिए, क्योंकि आदमी कई बार टूटता है, कई बार बनता है, उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको। अच्छा नितिन जी, एक सवाल चूँकि व्यक्तिगत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने परिवार में सबसे छोटे सदस्य हैं, लेकिन आपकी बातों से मैंने काफ़ी समय से भी मैच्योरिटी देखी है, तो ये आपने मतलब अर्जित की है कि मतलब आपका स्वभाव ही है कि इस बारे में मेरे दर्शकों को बताएं? क्योंकि जब अब तो मान लीजिए आप फिर भी मिडिल एज में आ रहे हैं धीरे धीरे, जब आप बिल्कुल यंग एज में थे तब भी आपकी बातें काफ़ी मैच्योरिटी भरी होती थी, तो इसका क्या राज है? हमारे दर्शकों को बताया, शायद इससे वो लाभान्वित हो। चिंतन है, आप मतलब कभी भी कुछ है तो अपने अंदर सोचते रहिए, उसको एनालाइज कीजिए हो क्या रहा है, वो धीरे धीरे आपको उस लेवल पे लेके चले जाएगा। तो सारे जो तो बड़े लोग जो मैंने भी देखा है, वो जो भी साधना करते हैं, जो वो चिंतन एक करते हैं, जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं। तो चिंतन पे आप ध्यान करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं, आपके विचारों में, आपकी आदतों में वो चीज़ आई ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में अभी से नितिन जी घूम के आया है कि आपकी निगाह में, एक युवा की निगाह में, जो देश को तरक्की की निगाह से देखता है, उसकी निगाह में पॉलिटिक्स क्या है? क्या ये ज़रूरी है या ये वेस्ट है? अपने शब्दों में बताइए। मैंने तो यही सीखा है, दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है पूरी तरह गलत नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ है उसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी। जो लीडर होता है, पॉलिटिशियन जो होता है, वो बांधने का काम भी करता है, समाज को बांधता है। अब उस पर ही डिपेंड करता है कि वो सही रास्ते पर ले जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी का मुझे यहाँ पे सही रोल लगता है। वो हम लोग के पास भी आ जाता है कि हाँ, हम डिसाइड करेंगे कि वो बंदा सही है कि गलत है। तो ठीक है, तो एज अ पॉलिटिक्स कोई बहुत बुरी बात नहीं है, वो सही भी है। देश को तरक्की लाने के लिए अच्छा पॉलिटिशियन पहुँच जाएगा तो तरक्की ला ही देता है। हमारे मोदी जी हैं, कर ही रहे हैं काम सभी के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा, आपके विचार जानना चाहूँगा कि जैसे डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो मुझे तो अपनी लाइफ क्या, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, तो मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चाहे वो मेरे मत के खिलाफ भी हो, मुझे बहुत पसंद है। मेरे पागलपन की हद तक पसंद है कि कोई मेरी बात को काट रहा हो। इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। हाँ, ये सब चीज़ें तो फॉर एवर चलती ही रहती हैं, तो ठीक भी है वो एक लेवल पे। जहाँ जितना ज़्यादा डिस्कशन होता है, सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल भी बनता जाता है, तो वो ठीक भी है मेरे ख्याल से। लास्ट में क्योंकि सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है, व्यक्ति तो बीच में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम एग्जिस्ट कर जाता है। तो नितिन जी, आप चूँकि आईटी से ही जुड़े हुए रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ज़्यादा लंबा इंटरव्यू लोग देखना पसंद नहीं करते, तो मैं तो थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग मुझे कम ही मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि एक दो सवाल हो गया कि फिर पता नहीं आपसे मिलना कब हो। तो जैसे इस 2020 हमारा कोरोना के नाम रहा, तो कोरोना की डिसीज़ जो आई, ये आया, महामारी आई,
इसके बारे में, इसके प्लस माइनस, या आपके जो भी अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहें, क्योंकि उससे युवा लोग प्रेरणा लेंगे, तो अपने विचार प्लीज व्यक्त करें। अब ये इस तरह की जो कोरोना है, ये पैंडेमिक होती है, अगर आप देखती है हिस्ट्री में जाके तो ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। तो अभी आमतौर बताते हैं 100 साल में एक बार ऐसा कुछ होता है। 100 साल में 1917 के आसपास जो फ्लू आया था, और उसमें बहुत सारे लोग की डेथ हुई थी। अभी तो मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो उतना नहीं इशू हुआ इस बात में, तो लोग भी जागरूक हैं। यूट्यूब में आपके पास तुरंत नॉलेज फ्लड हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है सबको पता चल गया सही समय। तो उतना इशू नहीं आया। हाँ, पेंडेमिक आई है तो फिर जो मुसीबत आई तो मिलके ही लड़ना पड़ेगा, वो तो सब कर ही रहे हैं। इसलिए शायद इंडिया में 90% प्लस सक्सेस रेट भी है, लोग सही भी होगा। अब कोरोना ने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं, और हर चीज़ का जैसे मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। तो नेगेटिव तो हमने देखा, बहुत कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, और पॉजिटिवनेस तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिवनेस है। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहले बड़े काम बड़े शहरों में ही होते थे। जैसे हमने कंपनी खोली है तो नोएडा में खोली है। अब क्या हो गया कोरोना के बाद, तो सब लोग घर से काम करने लगे, और मोस्टली नेटिव प्लेस पे काम करने लगे लोग जा जाके, क्योंकि अभी हमारे पास सिस्टम्स ऐसे हैं जो हम ट्रैक कर पा रहे हैं सारा काम। तो अब उससे क्या होगी, जो लोग अपने नेटिव प्लेस पे पहुंच गए तो वहाँ पे भी ग्रोथ होने की प्रॉबिलिटी है। हो सकता है मैं यहाँ पे अभी कानपुर से काम कर रहा हूँ तो 2-4 लोग और जॉब दे दूँ, तो वो जॉब भी फ्लड होगी। तो प्रेशर जो बड़े शहरों में वो हटेगा, और छोटे शहरों में भी जॉब्स क्रिएट होंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। और कोरोना ने हमें जीना सिखाया कि बहुत सारी चीज़ों की हमें सही नहीं इसके पीछे हम भाग रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो जैसे हमारे पीएम का कथन आपदा में अवसर है, मैं पीएम को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब आपदा में अवसर, क्योंकि मेरा लाइफ में सोचना है कि जब कोई समस्या आती है तभी हल आता है। क्योंकि अगर समस्या ही नहीं होगी तो हम लोग पुरानी सिस्टम में उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। जैसे जूम मीटिंग वगैरह ये सब जितनी चीज़ें हो गई रातों रात हो गई सर, तो वो इसी वजह से हो पाई। खैर, अब एक सवाल मेरा जाना पहचाना है, क्योंकि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो कानपुर तब जब आपने कानपुर छोड़ा था बैंगलोर जाते में, और कानपुर अब जो अभी आप दिवाली के आसपास कानपुर में रहे, इनमें आपके शब्दों में इनमें कैसे व्यक्त करेंगे? नहीं, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मैं तो अपने घर से ही चेंजेस देखता हूँ। मतलब पहले हमारे घर में जैसा माहौल था, और अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट का माहौल है, चीज़ें बन गई हैं। ऐसे कानपुर में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ है, साफ़ सफाई ज़्यादा रहने लगी है, और खाने पीने का तो कानपुर में हमेशा ही फेमस ही रहा है। तो सारी चेंजेस हैं, तो चेंजेस काफ़ी आए हैं थ्रू आउट। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में थ्रू आउट इंडिया में चेंजेस आए, और आते रहे अच्छे ही हैं। तो मैं तो खुश रहूँगा इंडिया ग्रो करे, और बाहर भी लोग गए वो फिर ये चीज़ देख के इंडिया में आके सेटल हों, और लोग भी जॉब। धन्यवाद नितिन जी। अब चूँकि मेरा ये चैनल पर्यावरण और युवाओं को समर्पित है, तो चूँकि आप एक युवा हैं, तो आपकी आवाज़ को से युवा ज़्यादा तारतम्य स्थापित कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे दर्शकों को मतलब पर्यावरण पर और युवा जीवन में किस तरीके से तरक्की करें, उस पर अपने शब्दों में व्यक्त करें प्लीज़। तो जैसे मैंने बताया, मेरे गुरुजी आनंद जी, तो वहाँ से मैंने यही सीखा कि सबसे पहली चीज़ जो हमें जिस पर फोकस करना चाहिए वो हेल्थ है, राइट। और ये बॉडी है, हज़ारों साल लगे हैं इसको इस तरह से बनने में। तो हमारा जो भी निकटतम जो दोस्त रहे हैं वो पर्यावरण ही रहा है। अगर वो बेकार है तो आप ये नए जो चीज़ें बन गई, मॉडिफाइड पानी हो गया है, खाना हो गया, वो हेल्प नहीं करने वाली आपका। तो नेटिव ये हवा पानी ही आपका हेल्प करने वाला। तो सबसे पहले हमको इसको बचाने में सोचना चाहिए। हम बात ये करते हैं कि धरती बचाओ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर धरती को कुछ हो गया तो हम ही नहीं बचेंगे। धरती तो पहले से भी थी, इंसान आया है कुछ करोड़ साल पहले, मान लीजिए उसके पहले डायनासोर्स थे, हो सकता है। तो बेसिकली हम ही चले जाएंगे, हमें अपने लिए ही पर्यावरण को बचाना है। और सभी युवाओं के लिए कोई प्रेरणास्पद बात नहीं? ये यही है कि लाइफ को मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअल मत लें। आजकल बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी तरक्की मिलने पे बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। सफ़र बहुत बड़ा है, मतलब गोल बहुत बड़ा है। मतलब इंडिया को अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडिया अगर अच्छे नंबर्स पे आ जाता है, हम चाइना को बीट कर पाते हैं और इकोनॉमिक्स को बीट कर पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि टॉप 3 टॉप 4 में हम हो ही सकते हैं। अभी नहीं है जो, और कितनी अच्छी यंग जनरेशन है हमारी, तो कर सकती, सारे कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है। तो कैजुअलिटी अगर ना लें और ध्यान से काम करेंगे और फोकस के साथ काम करेंगे, और हमारा ये रहेगा कि हमको वी हैव टू मेक इंडिया बेटर, तो हो जाएगा काम। मतलब ये है कि ऊर्जावान युवा जो भी बदलाव है उसको कर सकता है। तो ये था बेबाक बात नितिन गौतम जी के साथ। जैसा कि चैनल के अंत में मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, तो मैं अपने युवा साथी नितिन जी से आग्रह करूँगा कि वो, चूँकि ये कानपुर से जुड़ा चैनल है, तो जो कानपुर से जुड़े लोग कहीं भी देख रहे हो दुनिया कोने में,
चूँकि ये कानपुर चैनल का नाम में कानपुर आ गया है, तो आप चाहे एम्स्टर्डम में हो चाहे नोएडा में हो, तो मैं इनसे नितिन से अनुरोध करूँगा कि जरा प्लीज़। तो बेसिकली अब जैसे मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत इंटरफेरेंस हो गया। अब यूट्यूब है, यहाँ पे हमने चैनल बना रहे हैं, मतलब यूट्यूब बनाया है कानपुर में, और ग्लोबली मिलेगा। तो मैं कहूँगा ये रूट्स इन कानपुर है, मतलब यहाँ कानपुर के बारे में बात हो रही है, और हम लोग को कानपुर से रिलेटेड जो भी कानपुर के लोग हैं और कहीं पे भी रहे, उनको कानपुर की बातें बहुत पसंद आती हैं। तो मैं जो भी लोग हैं कानपुर से एसोसिएटेड या जिनके रिलेटिव एसोसिएटेड हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें हमारे क्या चल रहा है, हम क्या सोच विचार रखते हैं, कैसे बढ़ाना है हमको आसपास। तो थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। आपसे ये इंटरव्यू अच्छा रहा। ये मैं आज डेट हुई 28, मैं 29 तक इसको प्रसारित कर दूंगा, और मैं आशा करता हूँ जीवन में आप तरक्की करें, क्योंकि आपकी तरक्की में और लोगों की भी तरक्की शामिल है। वही सक्सेस वही है जो हमारे साथ और लोगों को भी आगे ले जाने में मदद करे। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।